नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी कासगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, अब चाहे जो भी एग्ज़ाम्स आपके फ्यूचर में लगे हुए हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस 2022 लगा हुआ है या फिर आपका लगा हुआ है उत्तराखंड मेंस, या फिर जो वनडे एग्ज़ाम है जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल हो गया, वीडियो एग्ज़ाम हो गया, इन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है पंचायती राज। पंचायती राज से पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्पेशली अगर आप जीएस का सिलेबस देखोगे तो बाकायदा आपको ये उसमें मिलेगा कि पंचायती राज आपके सिलेबस में है। इतना ही नहीं, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पंचायत के इलेक्शन भी हुए हैं, तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इसको, और इससे हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली जब हम पंचायती राज की बात करते हैं, जब हम पंचायतों की बात करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये आता है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत, लोकल गवर्नेंस या सेल्फ गवर्नेंस के अंतर्गत ये आता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये विचार क्या है, स्थानीय स्वशासन का विचार क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, स्थानीय और स्वशासन। स्थानीय का मतलब हो गया लोकल और स्वशासन का मतलब हो गया गवर्नेंस। विचार ये है इसके पीछे कि गांव की, क्षेत्र की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निपटारा करने के लिए लोगों को भागकर अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद के पास ना जाना पड़े। मान लीजिए आपके गांव की कोई छोटी समस्या है, गांव का रोड बनना है, कोई पुलिया बननी है, कोई रोड खराब हो गया है। अब इस काम को करवाने के लिए आपको भागकर अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद के पास ना जाना पड़े, ये व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की। यानी लोगों को अपने कामों को करने के लिए खुद ही अधिकार दे दिए जाए कि वह अपने स्तर के छोटे मोटे कामों को खुद ही कर सकें और उन्हें भागकर विधायक या सांसद के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि आप अगर जाएंगे भी तो विधायक जी, सांसद जी अगर आपको मिल भी गए, यही बहुत बड़ी बात होगी कि आपसे वो मिल लें, और अगर मिल गए और आपकी समस्या सुन ली तो उसका निपटारा होना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पूरी हो जाए। इसीलिए ये विचार है सेल्फ गवर्नेंस का कि हम लोकल लोगों को उनको अधिकार दे दें कि वह अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का निपटारा खुद ही कर सकें। तो ये है आपका स्थानीय स्वशासन। चलिए, अब यदि स्थानीय स्वशासन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है। स्थानीय स्वशासन में निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है, जिससे वह अपनी समस्याओं को खुद से सॉल्व कर सकें, खुद से उनका निपटारा कर सकें, उच्च स्तर पर उन्हें जाने की आवश्यकता ना पड़े। यदि हम इसके इतिहास की बात करें कि आखिरकार स्थानीय स्वशासन कब से शुरू हुआ है, तो वैसे तो इसकी नींव जो है वो मौर्यन एम्पायर तक चली जाती है, मौर्य काल तक चली जाती है। लेकिन पेपर में जो आपको याद रखना है वो टू द पॉइंट चीजें हैं, तो मैं यहाँ केवल वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आती हैं और आप उन्हें देख करके कर पाओ। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं विद्यार्थियों लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन को भारत में कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। क्यों आखिरकार? तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो है ये कि इन्होंने जो है क्या किया था। देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने, जिससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिकार मिलेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था स्थानीय स्वशासन का, इसीलिए इसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द काफी जगह आपको देखने को मिलता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंतर्गत आपको अधिकार दे दिया जाए तो उसे हम नाम देते हैं मैग्ना कार्टा। तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। ये आपसे पीसीएस जैसी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखना कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को किन विषयों में सम्मिलित किया गया था, तो आपका जवाब होगा हस्तांतरित विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम देखें तो जब तक हमारे यहाँ अंग्रेज थे तब इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। उसके पीछे लॉजिक था कि अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन को शुरू जरूर किया, लेकिन उन्होंने इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनको ये इतना आवश्यक नहीं लगा। उनका जो उद्देश्य था वो था भारत को लूटना, वो भारत के विकास करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस बारे में इंटरेस्ट लिया और फाइनली
2 अक्टूबर 1952 को उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम नाम देते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यदि आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, कई बार, कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ है। मल्टीपल टाइम्स बार आ चुका है, तो आप इसकी डेट याद कर लो, 1952 में शुरू हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम। हालांकि यह कार्यक्रम असफल हो गया, लेकिन इसने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भारत में शुरू किया। बाद में हम देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और इसके जस्ट बाद जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कि शुरू हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 में शुरू हुआ था, यहाँ पे 93 लग गया, ये 53 है। तो 1953 में ये शुरू हुआ था और ये दोनों ही कार्यक्रम, चाहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम हो, ये दोनों ही कार्यक्रम असफल हो गए। जब ये असफल हो गए तो इनकी असफलता का कारण जानने के लिए कि ये क्यों असफल हो गए, एक समिति का गठन किया गया विद्यार्थियों, जिसको हम नाम देते हैं बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है समितियां। आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लो, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, यहां से आपको एक सवाल जरूर मिलता है, चाहे कोई वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो, लेखपाली क्यों ना हो, पुलिस क्यों ना हो, वीडियो क्यों ना हो, यहां से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। पंचायत में सबसे इंपॉर्टेंट समितियां हैं, तो यहां से इनकी स्टार्टिंग होती है। जब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम असफल हो गए तो इनकी असफलता की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति जो है अपनी रिपोर्ट सौंपती है 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑब्वियस बात है, बलवंत राय मेहता ही है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भारत में जो पंचायती राज होना चाहिए वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रही है बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब क्या हुआ? त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब हुआ कि सबसे छोटे स्तर पर ग्राम, ग्राम से आगे बढ़ेंगे तो ब्लॉक यानी क्षेत्र पंचायत, और ब्लॉक से आगे बढ़ेंगे तो जिला। ये 3 स्तर की पंचायत यहां पर होनी चाहिए, ऐसी इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने बोला कि जो पंचायत है वो 3 स्तर की होनी चाहिए, गांव स्तर पर होनी चाहिए, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए और जिला स्तर पर होनी चाहिए। ऐसी बात करी किसने? ऐसी बात करी बलवंत राय मेहता समिति ने। अब इन्हीं की सिफारिशों के बाद से भारत में पंचायती राज शुरू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद ही भारत में पंचायती राज शुरू हुआ। इसी वजह से बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता को हम नाम देते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जनक या पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने भारत में पंचायती राज सिस्टम को शुरू कराने की सिफारिश करी। और विद्यार्थियों, इन्हीं की सिफारिशों के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ पंचायती राज कार्यक्रम। ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई। कई बार आ चुका है, राजस्थान के नागौर से। और इसको कब शुरू किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 2 अक्टूबर 1959 को इसको शुरू किया गया था। अब यहां से ये हुई शुरू और ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ हुआ ये कि इसको हमने बस चला के देखा था कि ये सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। सही से काम करेगा तो आगे बढ़ाएंगे, सही से काम नहीं करेगा तो वहीं प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब ये लागू हो गया और इसके कुछ समय बाद ही जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय में, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम था ठंडे बस्ते में चला गया। और आप देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहली जो समिति बनी है पंचायती राज को लेकर के, ये बनी है 1957 में। उसके बाद करीब करीब 20 साल का गैप आ गया और 20 साल तक पंचायती राज में कोई भी काम नहीं हुआ। और फाइनली दूसरी समिति बनी है अशोक मेहता समिति, जो बनी है 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति को हमने पढ़ लिया कि बलवंत राय मेहता समिति जो है इसने भारत में
पंचायती राज की शुरुआत करी और त्रिस्तरीय पंचायती राज को लाने की सिफारिश करी, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर। उसके बाद दूसरी पंचायत समिति आती है, ये आती है 1977 में, ठीक 20 साल बाद, और इसका नाम है अशोक मेहता समिति। देखिए इसमें आपको जो समितियां हैं इनका क्रम भी याद होना चाहिए, पेपर में अक्सर करके जो है इनका क्रम भी पूछ लेता है कि ये कब से शुरू हुई हैं, इनको क्रम से लगाने को आ जाता है, तो इनका डेट भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर हम बात करें कि आखिरकार अशोक मेहता समिति क्या कह रही है, तो विद्यार्थियों अशोक मेहता समिति ने यह कहा कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय नहीं होनी चाहिए, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होनी चाहिए, 2 स्तर पर होनी चाहिए। कहां कहां होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला कि एक होनी चाहिए जिला स्तर पर, एक जिला स्तर पर होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए मंडल स्तर पर। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक होनी चाहिए जिला स्तर पर और एक होनी चाहिए मंडल स्तर पर। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कर रहे हैं अशोक मेहता। हालांकि इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और पंचायती राज को लेकर के विद्यार्थियों जो तीसरी समिति बनती है वो समिति है PV राव समिति। चलिए इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो जो अगली समिति बनी है पंचायती राज को लेकर के विद्यार्थियों, उस समिति का नाम है PV राव समिति। यह समिति बनी है 1985 में, 1985 में। क्रम इनका याद रखेंगे, समय इनका याद रखेंगे। यदि हम PV राव समिति की बात करें तो PV राव समिति ने यह बोला कि पंचायती राज व्यवस्था लागू तो होनी चाहिए, लेकिन 1 या 2 या 3 स्तर पे नहीं, बल्कि ये लागू होनी चाहिए 4 स्तर पे। कहां कहां लागू होनी चाहिए, सबसे पहले ग्राम स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर पे, सबसे पहले ग्राम स्तर पे, उसके बाद मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक के बाद जिला स्तर पे। ठीक है, यानी इसको सबसे पहले जो है ग्राम स्तर पे, और ग्राम के बाद जो है सबसे पहले ग्राम स्तर पे, फिर इसको होना चाहिए मंडल स्तर पे, जिला स्तर पर भी होगी ये, और फिर होगी सीधे सीधे राज्य स्तर पे। ठीक है, यानी 4 स्तरों में इसको बांटा गया, ग्राम, जिला, मंडल और राज्य, यानी 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश कर रहे हैं PV राव। इन्होंने बोला कि पंचायती राज जो होना चाहिए वो 4 स्तरीय होना चाहिए। PV राव समिति ने ऐसा सिफारिश करी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए PV राव समिति ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, वो आप स्पेशली नोट कर लीजिए। इन्होंने ये बोला कि पंचायतों में ST तथा SC एवं महिला, यानी SC ST तथा महिला वर्ग के लिए आरक्षण होना चाहिए। इन्होंने बोला कि पंचायतों में SC ST तथा महिला वर्ग के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए किस पंचायत समिति ने पंचायतों में आरक्षण की बात करी महिलाओं के लिए, SC के लिए और ST के लिए, तो वो समिति है PV राव समिति। इनकी रिपोर्ट आई 1985 में। फाइनली इसको भी स्वीकार नहीं किया गया पूरी तरह से, और अंत में जो है एक समिति और आती है जिसका नाम है विद्यार्थियों LM सिंघवी समिति। चलिए, तो अगली जो समिति है यहां पर जिसने काम किया है वो है ML सिंघवी। चलिए इसको देखते हैं। ये समिति आई है 1985 में। ठीक है, 1985। अब यदि हम 1986 में आई है LM सिंघवी समिति 1986 में। यदि हम इसको देखें तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यदि आपको पंचायती राज को सही से लागू करवाना है तो पहले तो आपको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। अगर आप पंचायती राज को सही से लागू करवाना चाहते हो ऑल इंडिया में, तो आपको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। संवैधानिक दर्जा दीजिए इनको। इसके अलावा इतना ही नहीं, यदि आप पंचायतों को ढंग से चलाना चाहते हैं तो इनका चुनाव गैर दलीय आधार पर होना चाहिए, गैर दलीय आधार पर हो, यानी पंचायत में कोई भी दल सम्मिलित ना हो। और बिल्कुल जैसा कि आप देखते हैं कि आज के समय में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, और यदि आपके क्षेत्र में पंचायत का चुनाव हुआ होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि पंचायत के चुनाव में डायरेक्टली कोई दल हिस्सा नहीं लेता है।
आप इनके चुनाव चिन्ह देखेंगे तो आपको किसी भी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, हाथी, साइकिल, हाथ का पंजा, ये सब नहीं मिलेंगे। इनके चुनाव चिन्ह अलग ही होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के चुनावों से जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनको दूर रखा गया है और इस प्रकार की सिफारिश की थी किसने? ML सिंघवी समिति ने। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखें तो जैसा कि मैंने बोला कि ML सिंघवी की सिफारिश पर इनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई और फाइनली 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ है 1992 में, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यदि हम देखें तो इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ठीक है, इसको याद रखो इंग्लिश में, 243 से 243 ओ तक आपको उल्लेख मिलेगा पंचायती राज का। ठीक है, तो पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है और आर्टिकल यदि पूछे तो 243 से 243 ओ तक आपको इसका उल्लेख मिलने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े और देखते हैं कि आखिरकार पंचायतों के पास शक्ति क्या क्या है। चलिए, तो पंचायतों के पास टोटल 29 विषय होते हैं जिन पर पंचायत कानून बनाती है। मैं आपको वो विषय भी आपको सारे के सारे बता दूंगा कि वो कौन कौन से विषय हैं जिस पर पंचायत कानून बनाती है, लेकिन मोटे तौर पर आप इसे इतना याद रखिए कि पंचायत जो है कुल 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है। पेपर में पूछा जा चुका है कि पंचायत कितने विषयों पर कानून बनाती है, तो आपका जवाब होगा 29। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 243D। ये क्या करता है? ये पंचायतों में SC और ST समुदाय को आरक्षण प्रदान करता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 243 जो है पंचायतों में आरक्षण देता है SC और ST वर्ग को। ध्यान रखना, SC और ST वर्ग को आरक्षण दिया जाता है 243D में। इसके अलावा पंचायतों में महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। कितना? कम से कम 1/3 सीटों पर, यानी जितनी भी सीटें होंगी उसकी 1/3 सीटों पर महिलाओं की सीटें आरक्षित होंगी। ध्यान रहे कि पंचायत में महिलाओं को जो आरक्षण मिला है ये मिला है 64वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत। तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 64वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत। 1/3 आरक्षण, 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। चलिए, और यदि हम देखें तो लिखा हुआ है पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। पंचायत में आप लोगों ने वोट कभी ना कभी डाला ही होगा, यदि आप गांव से हैं तो हम सीधे सीधे वोट डालने जाते हैं, वही यहां पर बता रहा है। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है पंचायतों का, तो सब लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कार्यकाल इनका होता है सीधे सीधे 5 वर्ष। 5 वर्ष इनका कार्यकाल है, 5 साल तक ये काम करती हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाए, मान लीजिए कोई पंचायत जो है 2 साल बाद भंग हो गई, अब कार्यकाल उसका कितना है? 5 साल, लेकिन 2 साल में ही वो पंचायत भंग हो गई। यदि 2 साल में पंचायत भंग हो जाती है तो फिर अगली पंचायत के लिए चुनाव करवाया जाएगा, जो कि 6 महीने के भीतर ही करवा लिया जाएगा। लिखा हुआ है कि कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर या पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर इलेक्शन करवा लिया जाएगा, ये नियम है। अब मान लीजिए 2 साल बाद पंचायत भंग हो गई, तो जो अगली पंचायत बनेगी उसका कार्यकाल फिर 5 साल के लिए नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। उसका कार्यकाल होगा शेष अवधि के लिए। यानी मान लीजिए 2 साल बाद कार्यकाल भंग हो गया, तो अब जो 3 साल बचे हैं उस अवधि के लिए ही पंचायत काम करेगी, अगले 5 साल के लिए ये काम नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सामान्य कार्यकाल 5 साल ही है। यदि किसी कारण से भंग हो जाती है या कार्यकाल खत्म हो जाता है तो 6 महीने के भीतर इलेक्शन करवा लिया जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पर कि वो कौन कौन से विषय हैं जिन पर कानून बनाती है पंचायत। ठीक है, तो ये आप देख लो, इतने सारे टोटल 29 विषय यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ये सारे के सारे विषय हैं जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 22 नंबर यदि आप देखोगे तो 22 नंबर में आपको मिलेंगे बाजार और मेले। तो बाजार और मेला इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है कि बाजार और मेले जो गांव में लगते हैं वो किसके अधीन आते हैं, तो पंचायतों के अधीन आते हैं। बाकी ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इन सभी विषयों को कम से कम एक बार पढ़ लीजिए,
कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कार्य करती है पंचायत। आप इस वीडियो को रोक लीजिए, देख लीजिए यहां पर, और एक बार इनको आसानी से पढ़ लीजिए। तो ये हुआ हमारा पंचायती राज का आज टॉपिक। इसमें वो मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। अब आप इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे और पंचायत का सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।